अब अंत हुआ मेरे भी इस सफर का, मैंने बहुत कुछ लुटाया अपने घर का। आपने इस पत्तियों को बहुत ही सुना होगा सोशल मीडिया पे। इस पत्तियों के पीछे का चेहरा को समझते हैं। इस पत्तियों ने लाखों युवाओं को झकझोर दिया था। तो आइए मिलते हैं भैया से। तो भैया आप बताइए कि लोग अपने आप को असफल मानते हैं एक एग्जाम को तैयारी करते हुए फेल हो जाने में। क्या आप अपने आप को असफल मानते हैं? क्योंकि आपने भी इस मुखर्जी नगर में काफी संघर्ष किया, दुख पीड़ा जो भी दर्द सहा। और आप ये बताइए कि जो मुखर्जी नगर में नए नए बच्चे आते हैं, लाखों सपने लेके आते हैं और यहाँ पे भटक जाते हैं मुखर्जी नगर गलियों में, तो आप कुछ टिप्पणी कीजिए, इन सवालों का आप जवाब दीजिए। देखो वीरा, पहले तो बहुत धन्यवाद आप इतनी दूर से आए मेरे पास यहाँ पर। देखो, सफलता और असफलता ये सिर्फ एब्सोल्यूट कुछ भी चीज नहीं होती। आप जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये विज्ञान की दुनिया में चलता होगा, लेकिन वास्तविक व्यवहार की बातें क्या है कि पूर्णता किसी में नहीं है। ना तो कोई पूर्ण असफल है, ना ही कोई पूर्ण सफल है। तो अब जो कहें कि मैं असफल हूं, तो भाई मैं कहता हूं मैं असफल नहीं हूं। मैं एक परीक्षा में असफल हुआ हूं, जिंदगी में अभी मैं असफल नहीं हुआ। संघर्षरत हूं, आगे चल रहा हूं। बहुत सारी चीज है, सफर था, रास्ता था, उसमें ये एक मंजिल थी यूपीएससी सीएससी नहीं पूरी हो पाई भाई, उसका दुख है। थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफी दुख है। तो ये इतना है, ऐसा नहीं है कि हम असफल हो गए। और भी रास्ते हैं, ये सेंट्रल से हटके स्टेट पीसीएस के भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, और भी है, टीचिंग का ऑप्शन रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ढेर सारी बातें हैं अभी आगे के लिए। ऐसा नहीं है कि असफल हो गए एक पड़ाव पर आकर। अगर हमने बहुत ही ईमानदारी से अपने सिलेबस को जिया है, हर एक चीज को समझा है, तो असफलता शायद नहीं रहेगी जीवन में। ठीक है भैया, इस मुखर्जी नगर में आप भी रहे, मैं भी रहा। वर्षों तक हम लोग यहाँ पे समय गुजार दिए, बहुत लोगों को ऑब्जर्व किए और देखे कि कैसा मुखर्जी नगर है। नए नए बच्चे आते हैं मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए, भटक भी जाते हैं। तो कुछ इस पे भी टिप्पणी कीजिए भैया। देखो, मेरा लेखन रहा है बहुत शुरू से, और मैं अपनी पढ़ाई के अलावा जो मैं समय देता हूँ अपने लेखन को। पहले तो ढेर सारा पढ़ा, और फिर देश दुनिया, बच्चे, खुद को और सारी व्यवस्थाओं को बड़ा करीबी से देखा। ये मुखर्जी नगर बड़ा ही एक अतरंग स्थान है, बड़ी अतरंग दुनिया है। यहाँ हर तरह का व्यक्ति आता है, गरीब अमीर, जिस तरह की व्यवस्था है उस तरह का व्यक्ति आता है, और सभी की अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने मनोभाव है। तो यह सब तरह के, अब जैसे हम भी अपने गांव से निकल के आए, तो उस पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर के बारे में है कि यहाँ हर कोना गवाह है किसी ना किसी का, किस्सा ऐसा ही है इस मुखर्जी नगर का। किसी के संघर्ष का, तो किसी की सादगी का, किसी की मजबूरी का, तो किसी की आवारगी का। किसी ने रातों को सुबह तक धकेला लाइब्रेरी में, किसी ने दिन गुजारे एक सस्ती सी चार दीवारी में। कोई बत्रा पर उम्मीदों का धुआं उड़ा आया, कोई 10 रुपए की चाय में कर गुजारा लौट आया। और किसी ने चने ही खाकर सारे दिन गुजार दिए, और किसी ने अय्यासी में सारे कर्ज उधार लिए। कोई अपनी जय जयकार करा गया यहाँ पर, कोई अपना घर बार लुटा गया यहाँ पर। सभी के हिस्से कुछ न कुछ आया इस नगर से, जो भी लौट आया इस मुखर्जी नगर से। तो ये सारे मनोभाव हैं मुखर्जी नगर के। इस तरह की चीजें हैं और इस तरह की बातें हैं। भैया, बहुत ही पक्तियों में आपके मतलब ऐसा लगता है कि मतलब संघर्ष का तपन है, ऐसा लगता है, वही आपके अंदर से निकलता है भैया। आपने जिंदगी को काफी काफी मतलब यथार्थवादी जिंदगी जिए हैं आप भैया। बिल्कुल वीरा, बहुत अच्छी बात कही मेरे भाई छोटे, कि मैं वास्तविकताओं पर ज्यादा जीने वाला आदमी। देखो, दिखावटों में कुछ नहीं रखा। जब तक हम किताब इसलिए खोल रहे हैं कि सामने वाला रूम में आने वाला है, तब तक पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तब है, फर्क ही ना पड़े कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हमें पढ़ना है, हमें अपने लिए पढ़ना है। जिस दिन अपने लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो चीजें यथार्थवादी होने लगती हैं। और देखो, यथार्थवाद से ही काम चलता है। दिखावा कहां तक करोगे, एक दिन तो मुखौटा हटेगा अपना। जी भैया। तो वही चीजें हैं भैया, नेक्स्ट सवाल है कि प्लान बी को रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं मुखर्जी नगर में, इस वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आप इस पे कुछ टिप्पणी कीजिए कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और तैयारी के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए। देखो, तैयारी प्लान बी की बात ऐसी है वीरा
तैयारी में इसमें सबका स्वागत है, सब आओ, क्योंकि देश का हर एक बच्चा, हर एक युवा आसमान को चूमने की कवायद रखता है, इच्छा रखता है, उम्मीदें रखता है, रखनी भी चाहिए। पर जब आओ, अपनी आर्थिक स्थितियों का थोड़ा आकलन बड़ा जरूरी है, खास करके हिंदी मीडियम का। समस्याएं देखो सबके साथ हैं, हिंदी मीडियम के भी साथ हैं परेशानियां, इंग्लिश मीडियम के भी साथ हैं, हर एक बच्चा कहीं ना कहीं, हर कोई मेरा साथी कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन अगर आप किसी गांव देहात से, छोटे से कस्बों के किसी छोटे के कोने से घर से आते हो, थोड़ा आर्थिक स्थितियों आकलन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप शिक्षा में अपने कदमों को मजबूत करते जाते हैं, लेकिन घर की मजबूरियां उन्हीं कदमों को कमजोर करती जाती हैं। जी। तो पहले तो वो बड़ा जरूरी है। दूसरा, मैं देख रहा हूं नए बच्चे आते ही कि बुक लिस्ट बता दो, हमें बुक लिस्ट बता दो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पहले आप एनसीईआरटी से शुरुआत करो, आपकी रुचि जीएस में है कि नहीं है, तो पहले वहां जानो, परखो, हमें जीएस अच्छी लगती है कि नहीं, इतिहास अच्छा लगता है कि नहीं लगता, और वो एनसीईआरटी तुम्हें कवर कराएंगे। पहले कहानी की तरह उन्हें एक बार पढ़ो, और जब आपको लगता है कि ये चीजें ठीक है, तब इसमें आगे बढ़ो। दूसरी बात आपने कही कि प्लान बी हो या नहीं हो, तो देखो मेरा मानना है कि दो नाव पर पहले पैर नहीं रखने चाहिए, पहले प्लान ए ही होना चाहिए। क्योंकि आप दोनों प्लानों को साथ लेके चल रहे हो तो भाई यूपीएससी सीएससी कोई छोटा एग्जाम तो है नहीं, इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं इससे, तो इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। जी भैया। तो पहले आ रहे हो आप, तो जैसे जीएस का ही पोर्शन है और स्टेट पीसीएस थोड़ा सा फैक्ट पे जाते हैं, वो भी सिविल सर्विसेज ही है, तो पहले प्लान ए के साथ आओ आप, और उस प्लान को बड़ी ईमानदारी से 1 2 3 साल तक जियो, और तब लगता है कि आपने ये सिलेबस पूरा कर लिया, इस परीक्षा को बहुत अच्छे से जान लिया, और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, तब आप इसी सिलेबस के सारे प्लान बी पे जा सकते हो। लेकिन साथ में प्लान बी लेकर चलना बहुत दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि ना तो इस सिलेबस में भी भटकोगे, उसमें भी भटकोगे। जी भैया। तो प्लान बी शुरुआत में नहीं लेना, प्लान बी एक बार वो कहते हैं ना कि पहले पेट भर जाए विचार तब आएगा। तो पहले इस परीक्षा में जब आ रहे हो तो पहले प्लान ए लेके आओ, बड़ी ईमानदारी से उस सिलेबस को करो, जियो, एक आध बार एग्जाम दो, तब दिक्कत आती है, तब आप मूव कीजिए प्लान बी पे। प्लान बी तब आप तय नहीं करेंगे, आपका सिलेबस, आपकी योग्यताएं तय करेंगी कि अब मेरे पास ये है तो थोड़े से बदलाव के साथ में ये भी देख सकता हूं, तो प्लान बी वो होता है। ये नहीं कि प्लान बी में साथ ये भी दे रहा हूं, ये भी दे रहा हूं, वो दिक्कत कर जाएगा। जी भैया। हाँ भैया, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, तो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट रहा इतना बड़ा, तो आपका इस पे क्या विचार है, और राज्य की जो हिंसक प्रतिक्रियाएं रही हैं, तो इस पे कुछ टिप्पणी कीजिए भैया। देखो भाई, हम भी स्टूडेंट हैं और इसी व्यवस्थाओं में अभी चल रहे हैं, उम्र भर चलेंगे आगे। तो जो हिंसक प्रतिक्रिया है राज्य की तरफ, वो तो बहुत ही निंदनीय है, मतलब उनकी तो आलोचना ही करना बड़ा दुखदाई लगता है, क्योंकि कई इतनी बुरी तरह से पीटा गया लोगों नहीं, मेरे साथियों को, भाई बहन साथी मित्र थे सब। एक बहनों के कई पुलिस वाले ऐसे आए कि आगे पीछे से बड़े गलत तरीके से डंडे का प्रयोग कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट को लेकर के अगर मैं अपने विचार रखूं तो देखो, मैं सिर्फ उस प्रोटेस्ट को शिक्षा के सुधारों को लेकर देखता हूं, बाकी वहां राजनीतिक गलियारों का या किसी धार्मिक जातिगत भेदभावों का क्या आकलन हो रहा था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। केवल शिक्षा की बात है, उसके समर्थक हैं। शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया इस मांग को लेकर के, भाई वो अपने कर्तव्यों का वहन नहीं कर पाए, बड़ा अच्छा हुआ, शिक्षा के पक्ष में मैं पूरा हूं, लेकिन शिक्षा से इतर वहां जो भी कुछ हो रहा था, मैं उसका हिमायती बिल्कुल नहीं हूं। तो प्रोटेस्ट में ये है, हाँ ये कुछ हिंसाएं हुई हैं, और हो सकता है कि अभी हम दूर से देख रहे हैं, हम पास में भी गए थे, वहां कुछ अराजकताएं भी थी थोड़ी बहुत, और ये पता नहीं कि वो किस पक्ष से थी। तो हो सकता है कि उन पक्ष को देखते हुए राज्य ने ऐसी कार्रवाइयां की हो, तो ये भी संभावनाएं हैं। तो यही है मेरा इस पे विचार, बड़ा संतुलित और सदा हुआ, क्योंकि एक मार्गी होना बड़ा दुखदाई है और होना भी नहीं चाहिए। जी भैया, बिल्कुल भैया। एक और भी चीज है ना कि जो जाति वाला जो चीजें है, ये बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि कभी जाति तय कर देता है कि आपकी योग्यता क्या है, मतलब इस पे क्या विचार करेंगे। मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे इस जाति का है और ये इस जाति का है, तो कुछ लोग अपने जाति को लेकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं, कुछ लोग मालूम चलता है ये तो ब्राह्मण है, ये राजपूत है, तो ऐसे वो अपने आप को छोटा भी समझने लगता है। तो इस पे भी कुछ टिप्पणी कीजिए भैया। देखो भाई, ये तो समाज का बहुत ही कटाक्षपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, पर भाई किसी इंसान की अगर उसमें योग्यता है, उसे किसी वर्ग में, किसी जाति में, किसी में धर्म में बांटना बड़ा गलत है।
अगर योग्य है तो योग्य है, वो किसी भी जाति का हो। मैं तो कह रहा हूँ योग्यता का सम्मान हो, जाति का ना हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सही रहेगा। हाँ, भेदभाव है। और देखो रही बात भेदभाव की, मुझे लगता है कि हर चीज के केंद्र में आर्थिक स्थितियां आती हैं। हाँ, ये भी बात है। हाँ, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थितियां आती हैं कि जो धनवान है और जाति से, वो किसी भी जाति से आता है, तो मुझे लगता है कि उसका रुतबा रहता है, उसके साथ आप उतना भेदभाव नहीं कर सकते हाँ। उसी वर्ग में जो बिल्कुल गरीब होगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियां आपका बहुत निर्धारण कर देती हैं, बहुत वर्गीकरण कर देती हैं। भैया मैं इस पे भी कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है गांव में, तो उस बताया था एक कहानी, मतलब क्योंकि वो वैसे मतलब समाज से बिलोंग करता है, काफी लोअर कास्ट से। तो मैं सुना था उसकी प्रतिक्रिया, तो मैं साझा करूंगा इस मंच पे, क्योंकि आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उस बंदे ने बोला था कि जैसे वो क्लास 8 में पढ़ता था गांव के आसपास स्कूल में, अब उधर से आता था तो गांव में पहले ब्राह्मणों का मतलब वहां पे एक समुदाय रहता था, उसको पार करके तब उन लोगों का कास्ट पड़ता था, उसके बाद से और अन्य अन्य ओबीसी एससी एसटी भी। तो जब आता था तो वो मतलब चाहता था काश ये ब्राह्मण का लड़का मेरा दोस्त रहता, मतलब उसी में वो अपने आप को मतलब बड़ा महसूस करता था। लेकिन उसका दोस्त नहीं बन पाते, अपने आप को रिग्रेट करता था कि मैं इस कास्ट से हूँ भाई, काश मैं भी मतलब ब्राह्मण परिवार पैदा होता, राजपूत परिवार में पैदा होता, तो काश ये मेरा दोस्त होता। तो और फिर से उसके बाद वो बताया कि लेकिन एक और भी इंसान थे, वो उस गांव के मतलब प्रधान भी थे और काफी धनी आदमी थे, ऊपर से ब्राह्मण आदमी। तो जब उधर से आता था वो लड़का, तो जो ब्राह्मण जो व्यक्ति थे वो उस लड़के को बुलाते थे, पता नहीं क्यों, अपने घर पे बैठाते थे, बात करते थे अच्छे से एकदम। और लेकिन उन्हीं घर में जो लड़के रहते थे वो लोग मतलब कोई बात नहीं करते, अरे हाँ इसी साइड का लड़का है, पर उनका विचार काफी उत्कृष्ट और उत्तम था भैया, मैं ये भी देखा हूं। तो ये भी चीजें हैं, कुछ लोग मतलब किसी भी एक कम्युनिटी में सब कोई खराब नहीं है। शिक्षित जो इंसान है वो तार्किक तथ्य के हिसाब से सबको मतलब समानता देना चाहता है, जैसे जो शिक्षित है पढ़ रहा है कि हाँ इसको समान योग्यता के अनुसार इसको इज्जत देना चाहिए, तो ये भी चीजें हैं। और मैं एक चीज बताता हूँ कि वो दोस्त बताया था, उसका एक दोस्त था, दोस्त नहीं था बस ऐसे ही था, वो बताया था मेरे, वो बोलो बस मैसेज कर दिया, वो ब्राह्मण का लड़का था, बस मैसेज कर दिया और भाई कैसे हो, और लड़का शहर में रहता था। तो बोल दिया कि तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, मैं तुम बोले तुम मुझे बोल रहे हो। उसके बाद से वो लड़का ब्लॉक कर दिया, फिर से बाद में मिला तो सॉरी बोला, फिर से आप करके बोलने लगे, जबकि योग्यता उम्र सब बराबर ही था। तो ये भी चीजें भैया बहुत ही अलग है। और मैं ये भी मतलब बोलूंगा आपके मंच से, हम दोनों के मंच से, कि जो भी कास्ट का लोग हो उनके जाति उति से उनको सम्मान न दिया जाए, उसके योग्यता से सम्मान दिया जाए, इंसानियत को ऊपर रखे। क्यों भैया? बिल्कुल, मेरा विचार मतलब आप बताइए, आपके मन से साझा किया हूं तो। देखो हम भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी की 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें पहला ही चैप्टर है कि विविधता में एकता। जी भैया। ठीक है नहीं? देखो आप कह रहे हो ना, समाज को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सिर्फ एक चीज को लेके चलोगे तो उसके पक्ष में भी है, उसके विपक्ष में भी है, और बिल्कुल न्यूट्रल भी है। जी भैया। तो बात क्या है कि हर चीज का एक संतुलन है। आप एक मार्गी होके चलोगे तो बहुत में सामना कठिनाइयां करनी पड़ेगी। कि अब जब हमारी किताबें कह रही हैं कि विविधता में एकता, क्योंकि इस देश में बहुत विविधता है। आप कोई व्यक्ति यहाँ गलत है, हो सकता है दूसरी जगह सही है, वो व्यक्ति गलत है, वो सही है। तो एक नजरिए से या किसी जाति को या किसी धर्म को या एक तरह से तोल देना बड़ा दुखदाई होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि विविधताएं बहुत हैं, सब तरह के लोग हैं, तुम्हारे पक्ष में भी खड़े होंगे, तुम्हारे विपक्ष में भी खड़े होंगे। और रही बात देखो संतुलन की, अब गाड़ी है, अगर कोई दोपहिया गाड़ी है, गांव में पहले चलते तांगे बुग्गी, तुमने देखा होगा। जी भैया। दोनों टायर चाहिए उसके लिए, और एक संतुलित आगे एक ऐसा पशु हो जो उसे खींच सके। तो वहां क्या है, संतुलन है, इधर भी है इधर भी है। एक पहिए पर गाड़ी आ जाएगी तो बिखर जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो यही मैं तो कर रहा हूँ, हर एक वर्ग को, हर एक जाति को, हर एक धर्म को बड़ा ही सकारात्मक तरीके से अगर समझा जाए, जाना जाए, और सबसे ऊपर उठ के अगर इंसानियत को रखा जाए, तो उससे बड़ी न कोई जाति भाई, न कोई धर्म है। तो मैं तो उस प्रवृत्ति का इंसान हूँ। जैसे भैया हम लोग पढ़ते हैं, मतलब तो हम लोग का सिलेबस में भी है और संविधान में भी है। तो आर्टिकल 15 है, बोलता है कि लिंग, वेशभूषा, भाषा पे मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 है, उसमें बोलता है समानता का अधिकार। आर्टिकल जो 16 है उसमें अवसर का मतलब समानता जो भी है। आर्टिकल जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का। लेकिन क्या ये व्यवहारिक जीवन में हो पा रहा है क्या भैया? आप इस पे बताइए ना, क्योंकि आप तो काफी संघर्ष किए हैं इस जर्नी में और देख भी रहे हैं चीजों को काफी, तो इस पे कुछ टिप्पणी कीजिए भैया। देखो भाई, सिद्धांत और व्यवहार में
कभी कभी मेल हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः बहुत फर्क रहता है, बहुत ज्यादा अंतर है। सिद्धांत अलग है। सिद्धांत को कहने में अब लिख तो दिया कि भाई सबको सब भारत के हर एक व्यक्ति ये समानता का भाव रहेगा, लेकिन कहाँ समानता है? आप देखोगे, अगर धर्म में जाते हो तो धर्म में समानता नहीं है, जाति में जाओगे तो जातियों के अंदर भी समानता नहीं है, और अगर किसी भी व्यवस्था पे चले जाओ और देखो समानता, अगर जातियों में समानता है तो पैसे को लेकर के देखोगे तो ऊंच नीच है, ज्यादा पैसे। अब हमारे घरों में देखो, समानता की जब बात आती है ना, तो समानता और असमानता एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप हर जगह देख सकते हो। आप ये कहोगे मैं इस जाति से हूं तो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, हर जगह भेदभाव हो रहा है भाई, मानवीय व्यवहार में भेदभाव है। आप हमारे घरों में कोई शादी हो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, बताइए। हमारे घरों में शादी हो या कोई ऐसा प्रोग्राम हो जहां हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार इकट्ठा हो, वहां देखोगे कि वहां जब जो रिलेटिव्स आते हैं ना, मामा मामी ताऊ चाचा, जिनके भी रिश्तेदार आते हैं, उनमें जो सबसे अच्छा पैसे वाले का बच्चा होगा ना, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ, वो बच्चा अगर रोएगा भी ना तो हमारा आधा खानदान, अरे बेटा रो रहा है, इसे ये दिलाओ वो दिलाओ। हाँ, क्योंकि सबसे पैसे वाले रिश्तेदार का बच्चा है। दूसरा जो सम्मान दिया जाएगा उससे थोड़े कम पैसे वाले का होगा, उसकी दो चार बातें इग्नोर की जाएंगी। लेकिन एक ऐसा रिश्तेदार होगा जो बहुत गरीब है, हमारा साथी, अगर वो उसका बच्चा रोता है तो संभावना है कि थप्पड़ मार के साइड में बिठा देंगे, काय को बेइज्जती करा रहा है यहाँ पे, कहेगा कि अरे किस खानदान से आया है, कहाँ से आया है, इसका पालन पोषण खराब है, उसके आचरण को सवाल उठा देते हैं। अब यही तो कहते हैं, अब देखो एक ही घर, एक ही जाति, एक ही परिवार, एक ही खानदान, वही इतना भेदभाव है। जी भैया। तो भाई भेदभाव हर जगह है, लेकिन सकारात्मकता कितनी ढूंढी जा सकती है, उस चश्मे की जरूरत है, उस व्यवहार की जरूरत है। बड़ा जरूरी है मानव के नाते मानव की तरह व्यवहार किया जाए, न कि जाति और धर्मों के आधार पर। जी भैया, जैसे बोल रहे हैं कि मैं भी देखा हूँ, क्योंकि कोई गरीब रहता है ना, वो आता है तो डरता है कि ये मतलब छूं कि नहीं छूं। शादी ब्याह में आता है तो धनी घर के, जो गरीब रहता है तो सोचता है कि मैं ये चीज करूं कि उन लोगों को बुरा लग जाए, मैं ये करूं, तो ये चीजें दिखा जाता है, मतलब कि ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है भैया। बिल्कुल भैया, न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि एक चश्मे से लेके चलोगे तो बहुत लोगों का अहित भी हो सकता है उसमें। जी भैया। देखो, आज भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और कहूंगा कि अगर मेरे साथ अत्याचार हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे के साथ अत्याचार करूंगा। जी भैया। क्योंकि किसी भी हिंसा का अगर तुम बदला लेने की भावना से कर रहे हो तो आज हम शोषित, कल तुम शोषित, और ये चलता रहेगा, फिर ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये समानता तभी आएगी, कुछ चीजों को माफ किया जाएगा, कुछ चीजों को स्वीकार किया जाएगा, और एक इंसानियत के नाते सबका हाथ पकड़ के, जैसे हम अपनी संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं ना कि हम भारत के लोग। जी भैया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग वाली जो फीलिंग है, जो विचार है, जब उसे सशक्त रूप से हम लागू नहीं करेंगे अपने विचारों में, व्यवहारों में, घरों में, परिवारों में, गाँव में, तब तक चीजें नहीं सुधार होंगी, ये चलती रहेंगी। और रही बात ऐसी, सबसे बड़ा बदलाव है शिक्षा। हर एक मेरे भाई बहन मित्र दोस्त, जाति वर्ग धर्म, हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आलोचनाओं में बह सकते हो, कटाक्ष कर सकते हो, नजरिया आप पे सार्वभौमिक नहीं हो पाएगा। और जब तक नजरिया सार्वभौमिक नहीं होगा, आप एक चश्मे से लोगों को देखते रहोगे और आपको दूसरा जो चश्मा लगाए खड़े होंगे वो गाली देते रहेंगे। हाँ हाँ, जैसे कि आप बोले शिक्षा को लेके भी, बाबा साहब भी बोले थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये तो बात है। बिल्कुल, शिक्षित बहुत जरूरी है। तो भैया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 6 मंथ पहले भी आपसे मिला ही था। बाकी मैं भी तो यहीं पे मुखर्जी नगर में अपना एक कर्मभूमि मान चुका था, क्योंकि मेरा जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के एकदम छोर पे है। तो आप कुछ बताइए भैया, और मैं स्टार्ट किया हूँ ये सब चीजें साथ साथ में, तो कुछ बताइए। कोई नहीं भाई, देखो ये मेरा भाई है, छोटा एक तरह से वीरा, और बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है मेरा भाई मेरे से। अभी स्टार्ट किया है बोलना, समाज में गलतियां भी होती हैं तो माफ करना, चलता रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी विचारधाराएं इतनी हावी हो जाती हैं कि कभी कभी सही चीजें भी गलत नजर आ जाती हैं, लेकिन सुधारवादी प्रक्रिया जारी है। बड़ा समझदार भाई है मेरा, क्योंकि वीरा ने भी इसी की तैयारी की है, बहुत ठीक तैयारी की है, और इस सफर में है आगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर करोगे। बढ़ते रहे, भाई को सपोर्ट करना, कंटेंट में जहां गलती आए वहां सुझाव देना, जहां गलत करे वहां प्रताड़ना भी देना, लेकिन सजा मत देना, ये बड़ा जरूरी है। तो ठीक है भाई,
मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आप यहाँ तक आए, बड़ा धन्यवाद।